जय हिंद। आज हम लोग अध्याय 1 में हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। हिंदी के क्लास में आज हमारा पहला क्लास हिंदी का होगा, जिसमें हम लोग आज संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है ये आप लोग बताएंगे, और या फिर इंग्लिश में ही बता दें कि नाउन की क्या परिभाषा होती है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा। परिभाषा यानी कि हिंदी की जो है, हिंदी में संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो हम लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या लिख लें भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में जैसे क्या क्या होगा? व्यक्ति में हो गए, जैसे हमने किसी का नाम ले लिया, जैसे नाम लिया अंकित, या फिर ले लिया स्वीटी, तो ये सब व्यक्ति हुए। अंकित किसी व्यक्ति का नाम होगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि किसी गाय भैंस का हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर वो भी एक जीव है, यानी कि जीव जितने भी हैं वो सब जो है व्यक्ति में आ जाते हैं। ओके, अब वस्तु में क्या क्या हो जाएगा? जैसे हमने मोबाइल ले लिया, मोबाइल, या फिर ले लिया पुस्तक, या फिर ले लिया पेन, या फिर ले लिया मेज, या फिर कुर्सी। ओके, तो ये सब हमारे वस्तु हो गए। स्थान में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे हमने दिल्ली को ले लिया, ओके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओके, ये सब हमारे स्थान हो गए। अब भाव में क्या क्या हो सकते हैं? भाव में हमने लिया दुख, सुख, भूख, प्यास, ये सब हमारे जो है भाव हो गए। या फिर कह सकते हैं प्रेम, घृणा, ओके, ये सब जो है हमारे भाव हो गए। तो इन्हीं से बने हुए, यानी कि इन्हीं के नामों को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आप लोग संज्ञा के जो है डिफिनेशन जान चुके। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आप लोग जान चुके इसका डिफिनेशन। अब हम यदि कहें कि संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? लिखेंगे यहाँ पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के जो भेद हैं वो टोटल 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। मूल रूप से हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये मूल रूप से 2 भेद हैं। मूल रूप से भेद, ओके, मूल रूप से 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया इसमें, ओके, एक तो हो गया आपका यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। नंबर पहला यथार्थवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो यदि इसे हम कहें तो यथार्थवाचक संज्ञा को, तो ये वास्तविक होती है और दृश्य रूप होती है। ओके, जो यथार्थवाचक संज्ञा है हमारा, यह वास्तविक होती है। लिखेंगे यह वास्तविक होती है, और दृश्य रूप होती है, और जो हमारे भाववाचक संज्ञा है यह अदृश्य रूप होती है। यह है अदृश्य रूप होती है।
कैसी होती है? अदृश्य रूप होती है। ओके, ये अदृश्य रूप होती है। तो यथार्थवाचक संज्ञा में कितने हैं ये हम जानते हैं। तो यथार्थवाचक संज्ञा में चार संज्ञाएं हैं। तो चार कौन कौन सी हैं आइए हम नहीं जानते हैं। नंबर पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीसरा में आ जाता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर इसे कह सकते हैं द्रव्यवाचक। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा जो है आपका वह है समूहवाचक संज्ञा, या फिर इसे कह सकते हैं समुदायवाचक। ओके, समुदायवाचक संज्ञा। और पांचवी जो है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ओके, तो ये आप लोग जान चुके कि संज्ञा के मूल भेद जो है वह दो हैं। मूल रूप से जो भेद हैं वह दो हैं। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो जो यथार्थवाचक संज्ञा है वह वास्तविक यानी कि वास्तविक रूप से वह दिखाई देते हैं, दृश्य होते हैं, दृश्य रूप होते हैं। और जो हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं वह अदृश्य रूप होती हैं इनका, और वह जो है अदृश्य रूप होते हैं, यानी कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं और ना ही हम इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके समक्ष यदि दुख को प्रस्तुत किया जाए तो किस प्रकार से? एक तरह से थोड़ा सा उसका चेहरा ही तो ढीला सा होगा, जैसे कि दुख जैसा महसूस होगा उसे, बस आपको महसूस होगा, बस भाव होगा, आपको दिखाई थोड़ी देगा। तो अदृश्य रूप होती है इनका, ये केवल भाव यानी कि विचार आ सकते हैं बस, और इन्हें हम प्रस्तुत यानी नहीं कर सकते हैं, प्लेट में रखकर जो है दिखा नहीं सकते हैं। ओके, तो जो हमारे वास्तविक होते हैं वह यानी दृश्य रूप होते हैं, उनमें चार आ जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ये चार होते हैं। ओके, तो अब यदि हम आपसे कहें कि प्राचीन हिंदी के अनुसार लिखे हम यहाँ पर, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? लिखेंगे यहाँ पर प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आप लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसे हमने यहाँ पर आपको जो है दिखा दिया है, यानी कि लिख दिया है। तो कौन कौन से होते हैं ये हम जान लेते हैं। ओके, नंबर पहला होता है जो वह होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं। और यदि हम बात करें कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे उसे हम जानते हुए चलते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे
आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार, यानी कि जो इस समय हिंदी हमारी है, उनके अनुसार कितने भेद हैं? तो 3 भेद कहेंगे। कितने भेद कहेंगे? 3 भेद। कौन कौन से? नंबर एक हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। नंबर दूसरा आ जाएगा आपका जातिवाचक। नंबर तीसरा आ जाएगा आपका भाववाचक। ओके। अब आप कहेंगे कि 2 संज्ञाएं जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये कहाँ पर है? तो ये है आपके जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूह ये आपके जातिवाचक में कर दी गई है। ओके। आधुनिक हिंदी के अनुसार आपके जो है जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों को रख दिया गया है। ओके। अब हम यदि आपसे कहें कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, ये हम जो है जानते हुए चलते हैं। तब आप कहेंगे संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। तो हम एक एक करके अब जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली संज्ञा कौन सी है? सबसे पहली संज्ञा है हमारी, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका जो परिभाषा है वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए या फिर ज्ञान दे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे हम नोट करते हुए चलते हैं। इसमें हम लिखेंगे परिभाषा में, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए या फिर नाम बताए, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहली बात तो ये जानते हुए चलें कि ये जो है ये दृश्य होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है हमारी, यह पहली बात तो दृश्य होगी, यानी कि हम लोग इसे देख सकते हैं, अपनी आंखों से हम इसे देख सकते हैं, और दुनिया में अकेली होगी। दुनिया में अकेली होगी। इसके जैसा और कोई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल पर में हम मान सकते हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो वह दुनिया में अकेला है। तो जब माउंट एवरेस्ट की बात होगी तो वहां पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। अब यहाँ पर यदि हम जो है मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। जिसके जैसे और हूँ वह जातिवाचक संज्ञा, और जिसके जैसे नहीं हूँ, कोई भी नहीं हो, दुनिया में अकेली हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। तो तीसरा बात इसका है इसका बहुवचन इसका बहुवचन नहीं बनेगा।
इसका बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम मान लेंगे, जैसे भारत, भारत को ऐसे थोड़ी बोलेंगे भारतों। अब भारतों का मतलब हो गया बहुत भारत, दुनिया में अकेला भारत है। या फिर दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली कह सकते हैं। ओके, या फिर कह सकते हैं हमारे जो ग्रह में आ जाते हैं, यानी ग्रह, उपग्रह, माउंट, जैसे हम लोग कह सकते हैं माउंट, या माउंट कहेंगे तो वो इंग्लिश में हो जाएगा चंद्रमा कहेंगे, चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य, सूर्य, शनि, ये सब हमारे हो गए। दुनिया में ये अनोखा है, यानी कि अकेला है, इसे कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं सभी दिशा, जो सभी दिशाएं हैं वह दुनिया में एक ही, जैसे कि ईस्ट, ईस्ट हमारा एक ही दिशा तो है। सभी, यहां पर लिख सकते हैं सभी, सभी दिशा, सभी दिशा, सभी नदियां, नदियां, नदियों को भी कह सकते हैं, क्योंकि नदियां जो जैसे ब्रह्मपुत्री, अब ब्रह्मपुत्रों थोड़ी कह देंगे कि यानी कि बहुत से नदी जो है। अब सभी इमारतें, जो पुरानी इमारतें हैं, सभी इमारतें नहीं, सभी पुरानी इमारतें, सभी पुरानी इमारतें, सभी पुरानी इमारतें हो गई। महीनों के नाम हो गए, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम। ओके, तो ये सब जो है हमारे यहां पर लिख सकते हैं आदि, आदि। ओके, ये सब जो है हमारे, ये दुनिया में अकेले हैं। तो जो भी दुनिया में अकेला है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में वो आएगा, चाहे वो कोई देश का नाम हो, या फिर किसी ग्रह का नाम हो, या फिर किसी नदी या फिर दिशा का नाम हो, या फिर किसी इमारतों का नाम हो। ओके, तो ये जितने भी हैं ये सब जो है एक वचन संज्ञा रहेंगी और इनका बहुवचन नहीं बन सकता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, दूसरी संज्ञा हमारी है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसकी सबसे आसान तरीका, जिसके जैसे और हूं, जिसके जैसे और हूं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। जिसके जैसे और हूं उन्हें जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है और इनका बहुवचन संभव है, इनका बहुवचन संभव है। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे वह संज्ञा, इसका डिफिनीशन होगा वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती हूं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। या फिर कह सकते हैं जिसके जैसे और हूं, यहां पर हम लिख सकते हैं जिसके जैसे, जिसके जैसे, जिसके जैसे और हूं, यानी कि कह सकते हैं इनका बहुवचन संभव है, इसका बहुवचन संभव है। ओके, ये दृश्य होती हैं, ये दृश्य होती हैं। ओके, और जैसे हम मान सकते हैं जाति का मतलब होता है, जैसे हम इसे कह सकते हैं जाति का मतलब समूह, समूह कह सकते हैं, जाति का मतलब एक समूह कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं कि इसका बहुवचन संभव है। जैसे हमने कहा यहां पर, जैसे लिख सकते हैं जैसे, जैसे लड़का,
सॉरी लड़का, लड़का, यहां पर हम काट सकते हैं इसे, हम लिख लेंगे लड़का। अब लड़का को हम लोग कह सकते हैं, इसका हम बहुवचन यदि बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं इसे, बहुवचन यदि बनाना चाहें इसका तो हम कह सकते हैं लड़कों। अब लड़कों कहेंगे यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक इसके जैसे और हैं, यानी कि एक लड़का जो है वह उस लड़के जैसे और भी लड़के हैं, इसलिए इसका बहुवचन संभव हुआ। तो अब हमने इसमें क्या लिखा कि जिसके जैसे और हूँ, वह जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या लिखा कि जिसके जैसे और नहीं हो, दुनिया में अकेली हो। तो डिफरेंट क्या है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में? दुनिया में अकेली है जो भी चीज़ वह व्यक्तिवाचक, और जिसके जैसे और हूँ वह जो है वह जातिवाचक में आता है। ओके, अब जैसे हमने मान लिया, यहाँ पर हमने लिखा, जैसे में हमने लिख लेते हैं। ओके, जैसे हमने लिख लिया पहाड़, पहाड़। अब पहाड़ एक तो पहाड़ है नहीं, अब हमने लिख लिया नदी, नदी। अब ये मत कह देना कि यहाँ पर हमने जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी नदियों के नाम लिखे हैं, सभी नदियाँ लिखा है। तो नदियाँ जो है ये नदी का बहुवचन है, यानी कि नदियाँ जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पर यदि किसी नदी का नाम दिया हुआ हो, यदि किसी नदी का नाम दिया हुआ हो, वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, यानी कि उसके जैसे और नहीं है। जैसे कि नदियों के नाम में हमने लिख लिया गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्री, ये सब जो है दुनिया में अकेली हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। और नदियाँ, यदि हम कहें कि नदियाँ, तो नदियाँ जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। और इसका जो है नदी का बहुवचन यानी पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसीलिए नदियाँ हुआ। तो हम ये सब बाद में जानेंगे प्रत्यय, तो अभी हम संज्ञा में हैं तो इसे हम पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा पहाड़, पहाड़ जैसे एक ही पहाड़ तो है नहीं, पहाड़ बहुत हैं। अब हमने लिखा नदी, नदी दुनिया में बहुत हैं। ओके, अब हमने जैसे लिख लिया सेब, 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 लेखक, 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 किताब, 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 पेन, 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 अध्यापक, अध्यापक, वकील, वकील। ओके, तो ये सब जो है ये इनके जैसे और हैं। अध्यापक में एक अध्यापक तो है नहीं, इसका बहुवचन बन सकता है, जिसका बहुवचन बन सके। सिंपल में जान लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में जिसका बहुवचन बन सके, बहुवचन बनाकर देख लीजिएगा, यदि बन रहा है तो वो पक्का जातिवाचक संज्ञा है। और जिसका बहुवचन नहीं बन रहा है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह याद रखना। ओके, तो अब हमने लिखा वकील, गाय हो गया, और बाकी शेष हैं, हम यहाँ पर आदि लिख लेते हैं, आदि, आदि। ओके, अब आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, उसका बहुवचन बनाकर देख लीजिए। बहुवचन यदि बन रहा है तब तो वह जातिवाचक संज्ञा है, और यदि बहुवचन नहीं बन रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, तो अब हमारा जो तीसरा है संज्ञा वो हम जानते हुए चलते हैं। तीसरी संज्ञा हमारी है, तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ओके, तीसरा हमारा जो है वह है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं, जिसे हम दृश्य, जो दृश्य नहीं है, जो दृश्य नहीं है, जिसे हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ओके, जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा है। सिंपल बात, शॉर्ट फॉर्म में आप ये जान लीजिए कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, मन में जो हमारा विकार उठता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे क्रोध हो गया, भूख, प्यास, ओके, ये सब जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, यदि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन, बहुवचन, भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन कर दिया जाए, यदि बहुवचन कर दिया जाए, कर दिया जाए तो वह
जातिवाचक संज्ञा होगी। ओके, अब हमने अभी आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने बता दिया। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने क्या बताया कि किसी भी कोई भी नाम हो उसका यदि हम बहुवचन बना दिया, वह यदि बहुवचन बन रहा है तब तो वह जातिवाचक संज्ञा है, और यदि उसका बहुवचन नहीं बन रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो है भाववाचक संज्ञा जो हमारी है, इसका भी बहुवचन नहीं बनता है। तो भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार से जानेंगे? व्यक्तिवाचक तो हमने जान लिया कि दुनिया में अकेली होगी, उसे तो हमने जान लिया। पर भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन, वह व्यक्ति जो है भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन है शॉर्ट फॉर्म में, वह है कि इसका जो है बहुवचन नहीं बनता है, और यदि इसका बहुवचन बना दिया गया तो ये जातिवाचक हो जाता है। दूसरी बात, ये जो है भाववाचक संज्ञा हमारे विकार, जैसे हमने मान लिया क्रोध हमें हुआ, तो क्रोध हमारा जो है ये दृश्य थोड़ी है, ये अदृश्य रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दृश्य रहता है। जैसे हमने माउंट एवरेस्ट को एग्जांपल में लिया था, तो उसे जब हमने एग्जांपल में लिया तो हमने बताया कि जो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी वो जो है दृश्य होंगी, और भाववाचक संज्ञा जो हमारी होंगी वह दृश्य नहीं होंगी, अदृश्य होंगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अदृश्य होंगी, वो अदृश्य होंगी। और दुनिया में जो है ये अकेली तो नहीं होती है, क्योंकि क्रोध एक को नहीं आता है बल्कि सबको आ सकता है। ओके, प्यास सबको लग सकती है, एक को नहीं, भूख सबको लगती है। ओके, तो इसका जो है बहुवचन तो नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने क्या जाना कि यह जो है अदृश्य होगी, दृश्य नहीं होगी। दूसरी बात, इसका बहुवचन जो है, यहां पर हम लिख सकते हैं बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं होगा। यदि बहुवचन बनता है, यहां पर हम लिख लेंगे यदि बहुवचन हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी, तीसरी बात, जिसे हम मान सकते हैं कि जिसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ओके। या फिर हम मान सकते हैं, इसका और है एक जो है डिफिनीशन, जिसको हम परोस नहीं सकते हैं। अब परोस नहीं सकते हैं, जैसे हम थाली में हमने थाली लिया, अब हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये हमने हाथ में ऐसे परोस कर जो है दे दिया। किसी भी चीज को हम परोस कर नहीं दे, जो है हमारी भाववाचक संज्ञाएं जो भी हमारी होंगी उसे हम परोस कर नहीं दे सकते हैं। यानी थाली में हम उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, किसी के जो है समक्ष उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, महसूस करा सकते हैं। महसूस कैसे होगा? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी लड़ाई आपने देखी होगी, तो उसमें लोग गुस्से से खड़े होकर कहते हैं कि अभी मैं ये करूंगा वो करूँ। अब उन्हें जो गुस्सा आ रहा है वो आप महसूस कर सकते हैं, एक तरह से आप उसे महसूस कर सकते हैं कि इसे जो है क्रोध आ रहा है, तो वह वहां पर जो क्रोध आ रहा है उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि वह दृश्य नहीं हो रहा है, केवल आप महसूस कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका भाववाचक संज्ञा होगा, जो आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, अदृश्य रहेगी, उसे आप भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। और इसका बहुवचन नहीं बन सकता है, यह एक वचन रहेगी, यह सदैव एक वचन रहेगी, यह है सदैव एक वचन रहती है, यह सदैव एक वचन रहती है। जैसे हमने मान लिया, जैसे हमने माना भूख, प्यास, दुख, प्रेम, और हम इसे मान सकते हैं, जैसे
हमने मान लिया ईमानदारी, 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 ओके। बेईमानी, बेईमानी। अब देखिए, अब हमने इतना एग्जाम्पल लिया, अब इसमें से आप किन किन जो है एग्जाम्पल को आप भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे और किन किन को आप जो है जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो यहाँ पर आप किन किन का बहुवचन बना सकते हैं, जिनका बहुवचन बनेगा वह जातिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। जैसे हमने प्यास, प्यास को हमने लिया, अब प्यासो थोड़ी कह सकते हैं, ओके। तो ये जो है हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, दृश्य नहीं है। अब दुख, दुख हमारा जो है ये एक जो है दुख जो है ये तो हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर हम लिखेंगे भाव। और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन बनाएंगे, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे दुख का, तो दुख का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुखियां, दुखियां, ओके। दुखी का क्या हो जाएगा, दुखियां। खुशी, खुशी। अब इसका बहुवचन बनाएंगे, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तब ये हो जाएगा हमारा खुशियां। अब ये सब हमारे जो है, ये जो हमारा है ये हो गया हमारा जातिवाचक, जातिवाचक, ये जातिवाचक हो गया, जातिवाचक। किंतु ये जो दुखी सॉरी खुशी है ये हमारा हो गया भाववाचक। अब आप कितनी खुशी हैं ये आप किसी को दिखा थोड़ी सकते हैं, महसूस करा सकते हैं। आप उन्हें महसूस ऐसे करा सकते हैं जैसे आप खुशी के मारे झूम रहे हैं। जैसे आपका अभी नौकरी लग गई, अभी आप यूपीएससी में जो है भर्ती हो गए, तो आप जो खुशी आपके अंदर आई वह दूसरों के सामने जो है दिखा थोड़ी सकते हो, उसे प्रस्तुत थोड़ी कर सकते हो, केवल आप उन्हें महसूस करा सकते हो। आप जब हंसी यानी कि आपको खुशी होगी तो दूसरों को भी यह महसूस होगा, महसूस होगा कि यह व्यक्ति जो है यह खुशी है। तो आप सिर्फ उन्हें जो है एक तरह से जो है प्रदर्शित कर सकते हो। प्रदर्शित कैसे करोगे कि महसूस कराकर, बस आप दिखा नहीं सकते हो, अदृश्य होते हुए भी वो उन्हें महसूस हो सकता है, बस। तो आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हो चले कि जो भी चीज़ आपको महसूस हो सकती है, जैसे आपको ठंड महसूस हो रही है, तो जब ठंड महसूस होगी, अब इस तरफ दिसंबर का महीना है तो आपको ठंड अवश्य महसूस होगी, यानी ठंड लगेगी। तो जब आपको ठंड लग रही है तो आपको एक महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर तो ठंडी है, तो वह जो ठंडी आपको लग रही है तो वहाँ पर आप वह भाववाचक संज्ञा है। तो आपको एक तरह से महसूस हो सकता है कि जो है हमें गर्मी महसूस होगी, गर्मी हाथों को महसूस होगी। इस प्रकार से आप जो है भाववाचक संज्ञा उसे कह सकते हैं। हवा का लगना उसे आप महसूस कर सकते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा हो गई। धूप लगना यह भाववाचक संज्ञा हो गई। धूप आप देख थोड़ी सकते हो, आपको तो परछाई दिखेगी, बस धूप थोड़ी दिखेगी, यहाँ ऐसे दिखेगी, यहाँ पर जो है प्रकाश आपको थोड़ी दिखता है, उसी प्रकार से धूप भी है। तो आप महसूस कर सकते हो, जितने भी चीज को आप महसूस कर सकते हो वह जो है सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जिसका, और दूसरी बात, जिसका बहुवचन नहीं बन सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हमने चौथा हमारा जो है वो कौन सा है, चौथा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को हमने बता दिया था कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है ये जातिवाचक संज्ञा में रख दी गई है आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो आपने ये जान चुका था, तो अब हम इसके जो है शॉर्ट फॉर्म इसे जानते हुए चलते हैं। द्रव्यवाचक में कौन कौन से चीज आ सकते हैं ये पहले जानते हुए चलें। जिससे जैसे इसकी परिभाषा हम यदि लिखें तो लिख सकते हैं कि जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं। द्रव्यवाचक में जितने भी चीज हैं जिन्हें हम वजन कर सकते हैं और किसी बर्तन में नाप सकते हैं। जैसे हमने अभी इस पेन को किसी भी जो है यहाँ पर हमने ये रख दिया, अब हम इसे नाप सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पेन है, तो इसे जो है हम नाप सकते हैं। तो ये हमारी जो है ये द्रव्यवाचक में आ जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है, ओके। जिसे हम नाप तोल सकते हैं या फिर जिसे हम वजन कर सकते हैं वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो इसका डिफिनीशन सब जो है शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाया, जिनको हम नाप तोल सकते हैं, जिनको हम नाप या तौल सकते हैं,
जिसे हम नाप तोल सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा डिफिनीशन, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हूं, द्रव्य का बोध कराती हूं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ये दूसरी डिफिनेशन। पर आप इसे याद करना चाहें तो कर लें, पर आप शॉर्ट फॉर्म में जितना आप याद कर सकते हैं उतनी ही आपको जो है लाभदायक होंगी। द्रव्यवाचक में कौन कौन से आ जाते हैं? द्रव्यवाचक में द्रव्य में क्या क्या आ जाते हैं? मेटल, मेटल जितनी भी हैं वो द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। दूसरी बात, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। द्रव्य में आप जो है, जैसे आपने जल को ले लिया तो जल आप थोड़ी गिन सकते हैं, एक जल दो जल इस तरह से थोड़ी गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं सिर्फ। अब आप जैसे एक गिलास पानी ले, अब एक गिलास, अब उसे नापना चाहेंगे तो गिलास को नापेंगे या फिर पानी को नापेंगे या फिर पानी को गिनेंगे? तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होने वाला है केवल गिलास को नापने से। या फिर एक गिलास पानी में आप जो है लेके आए एक गिलास पानी, किसी को दिए, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि इतना पानी है, ये कहेंगे एक गिलास पानी है। आपने गिलास को गिना, पानी को नहीं गिना। तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ओके। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल में लिखे मेटल के बाद में हमने लिखा जैसे में हमने लिखा पानी, दूध, घी, ये सब जो है आदि, यहाँ पर हम लिख लेंगे आदि। ये सब जो है हमारी मेटल में आ जाती है, द्रव्यवाचक में आ जाती है। मेटल में नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। अब द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हैं? तो द्रव्य की अवस्था कितनी है ये आप लोग शायद जानते होंगे। तो द्रव्य की अभी तक आप लोग 3 ही अवस्था जानते थे, पर अब ये जो है फिर से जान लीजिए कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं? नंबर पहला होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर, द्रव्य की 5 अवस्थाओं में से एक तो हो गया ठोस, गैस लिख लेंगे अब यहाँ पर, गैस, ठोस, द्रव, प्लाज्मा, आइंस्टीन, ओके। अब द्रव्य की अवस्थाएं तो आप लोगों ने जान चुकी। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो द्रव्य हमने आपको बताया, द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य जो है जो तरल रूप में हमें जो है प्राप्त हो सके, जो तरल रूप में प्राप्त हो सके या फिर ठोस से उसे द्रव बनाया जा सके, वह सब द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठोस में हमने ले लिया बर्फ को हम पिघलाकर द्रव अवस्था में ला सकते हैं। तो और जो है द्रव को गर्मी की सहायता से उन्हें गैस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह आप लोग जान चुके कि द्रव्य, जितने भी द्रव्य अवस्थाएं हैं वह सब जो है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। द्रव्यवाचक में कौन कौन से आ जाते हैं? जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, आप लोग जान चुके। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वीं कुछ जो है संज्ञा की ओर। 5वीं संज्ञा जो हमारी है वह कौन सी है? 5वीं संज्ञा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा जैसे समूह से आप लोगों को जो है पूरी तरह से पता चल चुका होगा। समूह का मतलब होता है जोड़ी, या फिर कह सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म वह जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर हम लिखेंगे जिन्हें
हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरी बात, इन्हें हम देख सकते हैं, यानी कि या कह सकते हैं इसे, ये दृश्य है, दृश्य है। अब जो अदृश्य में आता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आपने जो है पूरी तरह से समझ लिया है। अब आपको दोबारा टेंशन नहीं होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए भाववाचक संज्ञा में कि यह अदृश्य होती है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। जितने भी हमारे मन में जो भी, जिन्हें भी हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वह सब भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक, तीन ही केवल व्यवस्था, तीन ही सिर्फ उसकी जो है पूरी तरह से उन्हें याद कर सकते हैं आप। संज्ञा को, पांचों संज्ञाएं को, पूरी संज्ञा को जो है आप सिर्फ और सिर्फ छोटे से क्वेश्चन में, मैं अभी इसका जो है स्ट्रक्चर पांचों का बना देता हूं, किस तरह से आपको याद करना है। यदि शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो पहले आप इसे पूरी तरह से समझते हुए चलें, फिर हम जो है शॉर्ट फॉर्म में आपको पांचों संज्ञाओं को बता देंगे। ओके, तो जैसे हमने इसे माना सेना। अब सेना, सेना का एक झुंड, झुंड यानी कि जुट, जुट यानी कि समूह। भीड़, भीड़ जो जितनी भी भीड़ है वह सब किस में आ जाती है, समूहवाचक में आ जाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भीड़, भीड़, झुंड या फिर गुच्छा, गुच्छा, टीम, क्रिकेट टीम, टीम, या फिर कह सकते हैं सेना, सेना, सेना को हम गिन सकते हैं। गुच्छा को हम गिन सकते हैं। भीड़, भीड़ में कितने व्यक्ति हैं यह इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। टीम को हम गिन सकते हैं। संगठन, यहाँ पर लिख लेंगे संगठन, संगठन, संगठन कितने लोगों ने मिलकर बनाया, ये इस तरह से हम कह सकते हैं या फिर गिन सकते हैं। पुलिस, पुलिस, आदि आदि। ओके, तो जितने भी जो है समूह यानी कि एकजुट व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति एकजुट हों, इकट्ठा हों, उन्हें हम समूहवाचक में रख सकते हैं। जहाँ पर एक से अधिक की बात हो, यानी बहुवचन तो इनका बन ही सकता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे इनका बहुवचन तो संभव ही है, बहुवचन सदैव रहता है। समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचन सदैव होगा, बहुवचन सदैव होगा। क्योंकि सेना, अब सेना में कितनी सेना है, एक से अधिक तो होंगी, तभी तो वह समूह में आएंगी, तो यानी कि वह बहुवचन सदैव होंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं बहुवचन सदैव होंगी। अब आप लोग इस तरह से इन्हें जो है पांचों संज्ञाओं को आप जान चुके। अब हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से इसे बता सकते हैं ये हम बताएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में आप जानिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर संज्ञा। नोट्स हमारे साथ ही साथ पूरी तरह से यदि बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगी। तो संज्ञा, संज्ञा में कितनी, संज्ञा कितनी होंगी, 5 होंगी। कौन कौन सी, आप लिख लीजिए यहाँ पर भाव, भाव, फिर जाति, जाति, फिर व्यक्ति, व्यक्ति, फिर आप लिख लीजिए द्रव्य, द्रव्यवाचक, या फिर द्रव्य, या फिर लिखिए समूह, सॉरी या फिर नहीं समूह। पांचों संज्ञा हमारी समूह। ओके, समूहवाचक। अब एक एक के नीचे लिखिए जिसमें हम महसूस कर सकते हैं। यहां पर लिखिए महसूस, महसूस, महसूस कर सकते हैं। जाति में बहुवचन संज्ञा संभव है, बहुवचन, और व्यक्तिवाचक में दुनिया में अकेली, अकेली। द्रव्यवाचक में नाप तोल सकते हैं, नाप तोल। समूह में, समूह में एक से अधिक सदैव, सदैव, या फिर कह सकते हैं बहुवचन सदैव, बहुवचन सदैव। ओके, अब महसूस में कैसे क्या क्या आ सकता है, भूख, प्यास, भूख, प्यास। जातिवाचक में क्या क्या आ सकता है, जैसे
जिनके जैसे और हों, यानी कि इनके जैसे, यहां पर हम लिख लेंगे इनके जैसे और हूं, अकेली, दुनिया में अकेली हो। जैसे हमने मान लिया माउंट एवरेस्ट, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं ये हमने आपको बता दिया। जो भी अकेली है इसे हमने जान लिया। नाप तोल सकते हैं, जैसे हमने नाप तोल लिया 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, 1 किलो जैसे चावल, 1 किलो आटा, ये इस प्रकार से हम जिसे हम नाप तोल सकते हैं। बहुवचन सदैव रहेंगी, यानी समूहवाचक, जैसे सेना, टीम, ये जो है आपकी बहुवचन संज्ञा सदैव रहती है, समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो हमने पांचों संज्ञाओं को शॉर्ट फॉर्म में जान लिया। ठीक, तो अब हम अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से जो है किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हम जान लेते हैं। इससे जो है आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो हमने यहां पर लिखा भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। जल्दी आप यदि कोई जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए। तो ये जो है 5 प्रकार से, इन्हें हम 5 प्रकार से जान सकते हैं। एक व्यक्ति ने बताया जो है कि 5 प्रकार से इन्हें हम जान सकते हैं। 5 प्रकार, ओके, 5 प्रकार से हम इन्हें जान सकते हैं। अब 5 प्रकार में कौन कौन से? पहला तो आपका हो जाएगा विशेषण से, जिन्हें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, विशेषण से। नंबर दूसरा हो जाएगा क्रिया से, जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्रिया से। और तीसरी बात जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है जातिवाचक संज्ञा से, जो आपकी संज्ञा में आपने अभी पढ़ चुका है, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। नंबर चौथी जो है वह है सर्वनाम, जो आप पढ़ने वाले हैं आगे, सर्वनाम से। और नंबर 5वां जो है वह है अव्यय। तो इसमें से आप अभी केवल जातिवाचक संज्ञा के बारे में आप जान चुके हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसे हम आपको बता सकते हैं। ये 4 जो है हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। पर ये जातिवाचक संज्ञा को हमने जो है पढ़ रखा है, तो इसे हम बता देते हैं। इसमें हमने ले लिया, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था खुशी। अब ये खुशी जो हमारी है, ये जो है भाववाचक संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा है। पर यदि इसका बहुवचन कर दिया जाता है तब ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। बहुवचन करने पर यह जातिवाचक संज्ञा में हो जाती है। तो सबसे जो है पॉइंट की बात यह है जातिवाचक संज्ञा में कि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है? प्रत्यय को यदि हटा दिया जाए, जातिवाचक संज्ञा में से प्रत्यय को हटा दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा बन सकती है। ओके, तो आपने इसे जान लिया कि जातिवाचक संज्ञा में से प्रत्यय हटाने पर भाववाचक संज्ञा बन सकता है, आपने जान लिया। फिर आप जो है सर्वनाम और अव्यय, क्रिया विशेषण और क्रिया, इनके बारे में हम आपको आगे पूरी तरह से बताने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।